नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। कितने बज रहे हैं? 8:50 हो चुके हैं और आप सबका न्यूज़ की पाठशाला में दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। आप लगातार हर रोज़ हमें फीडबैक दे रहे हैं और वो फीडबैक हम तक पहुंच भी रहे हैं। कईयों को कोई बात बहुत पसंद आ जाती है, कई चाहते हैं कि इस पर विस्तार से और बात हो जानी चाहिए। हम सारी चीज़ों को बहुत गौर से सुन भी रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप कुछ कहते हैं तो वो हम बहुत शिद्दत से और सीरियसली और गंभीरता से सुनते भी हैं और मानते भी हैं। दिल से धन्यवाद कि आपने अपने परिवार का हमें हिस्सा बनाया हुआ है। चलिए शुरू करती हूँ इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। शुरू करते हैं न्यूज़ की पाठशाला। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि पाठशाला में आज आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस सब्जेक्ट पर लगेगी क्लास। चैप्टर नंबर 1, ईवीएम का दुनिया में फिर से डंका, दुनिया में विपक्ष को शंका। पाठशाला में विपक्ष की आशंका खत्म करने वाला चैप्टर। फिर आएगा चैप्टर नंबर 2, पेट्रोल में मिला एथेनॉल क्या आपकी परेशानी बढ़ा रहा है? बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। एथेनॉल पर सच और भ्रम के बीच की दीवार आज तोड़ना जरूरी है। फिर आएगा पार्ट नंबर 3, एक तरफ पीओके की तस्वीर रखूंगी और दूसरी तरफ भारत का सिरमौर जम्मू कश्मीर, दोनों की दो तकदीर आपके सामने रखूंगी। 48 घंटे में कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि वहां के हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 4, पति को टॉयलेट क्लीनर वाला इंजेक्शन दे दिया। रिश्तों के कत्ल की ये खौफनाक और ये हॉरर स्टोरी क्यों आजकल हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन गई है, इस पर भी बात। और फिर सोचा है कभी। अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, जिसमें आपको बताएंगे कि अगर बारिश का 2 बाल्टी पानी भी आपने बचा लिया तो इससे कितना फायदा होगा, सोचा है कभी? शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। कहा, राम भक्तों पर गोली चलाने और बाबरी पर आंसू बहाने वाले आस्था की बात कर रहे हैं। पूछा, वक्फ पर कांग्रेस सपा का मुंह क्यों बंद हो जाता है? चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है। कपड़े, जेब और जूतों में नोटों की गड्डियां छिपाकर दिखे हैं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प, लवकुश, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 38 दोषियों की फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है। 2008 में बम धमाके में 56 लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज्यादा घायल हो गए थे। दिल्ली में मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। हरित क्षेत्रों में जैव विविधता बढ़ाने पर जोर दिया गया। देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत, तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी तबाही, कई इलाके डूब गए हैं, सड़कें जलमग्न हैं। गुजरात में भी बारिश का तांडव। यात्रा के 5वें दिन ही अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया है। अब तक 86,000 भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। 28 अगस्त तक चलने वाली यात्रा के लिए 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला में पहला चैप्टर आपके सामने रख रही हूं, इंटरनेशनल रिलेशन का। ईवीएम सिर्फ सरकार ही नहीं, देश की साख भी बनाती है। भारत के ईवीएम का दुनिया में डंका, लेकिन किसे शंका? विपक्ष को। आज हम ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करेंगे। आप कहेंगे, भैया इसकी क्या जरूरत है? हौले हौले धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ईवीएम जिसका इस्तेमाल आप अपने जनप्रतिनिधि, नगर परिषद, विधानसभा या संसद में भेजने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए करते हैं, ये ईवीएम अब सिर्फ पार्षद, विधायक या सांसद ही नहीं बना रही,
एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको जानना चाहिए कि ये देश की साख का भी निर्माण कर रही है। पहले आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। इंडोनेशिया की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ये देखिए, हिजाब में छोटी छोटी बच्चियां आपको दिखाई दे रही है, जो चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लिए देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। जकार्ता की सड़कों पर मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की उत्सुकता साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। आपने देखा, घुड़सवार दस्ते से लेकर मोटरसाइकिल एस्कॉर्ट्स तक मोदी के स्वागत में जबरदस्त तैयारियां दिख रही थी। इंडोनेशिया के लोगों का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक गजब का लगाव भी नजर आया। ऐसी तस्वीरें औपचारिकता से केवल आप डिफाइन कर ले नहीं चलेगा, उससे बढ़कर होती है। ये 2 देशों के मजबूत रिश्तों में सीमेंट बनकर उसे अटूट बनाने का काम करती है। लेकिन फिलहाल हम किस पर बात करने वाले थे? ईवीएम पर। कैसे भारत की प्रतिष्ठा और कूटनीतिक ताकत में ये इजाफा कर रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच आज जो 20 समझौते हुए हैं, उसमें एक समझौता ईवीएम को लेकर भी है। लेकिन उस पर मैं बात करूं उससे पहले ये 5 बड़े समझौते क्या है, बहुत आसान भाषा में आपको समझा देती हूं। पहला तो है ब्रह्मोस मिसाइल का, इसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। दूसरा है गेहूं के बीज, मतलब ये जो गेहूं है, गेहूं के बीजों की सप्लाई जो भारत इंडोनेशिया को देगा। तीसरा है IIM बेंगलुरु का इंडोनेशिया में कैंपस होगा। चौथा है मेडिकल प्रोडक्ट्स पर समझौता, जिसके तहत भारतीय दवाई और मेडिकल से जुड़े प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स इंडोनेशिया में पहुंचेंगे, उसकी मात्रा बढ़ेगी। पांचवा बहुत अहम है, जिसके बारे में अब बात करनी है, वो है दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच MOU समझौता। इसमें भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने में मदद करेगा। एक खास शब्द का इस्तेमाल किया, कोई बता सकता है? डेमोक्रेटिक सहयोग। हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। इस शब्द के माने आप समझ रहे हैं? देखिए, आमतौर पर 2 देशों के नेता जब किसी मंच पर मिलते हैं तो किसकी बात करते हैं? मोटा मोटी किसकी बात होती है? कारोबार की बात होती है, सैन्य तकनीक की बात होती है, सामरिक दृष्टि से क्या होगा क्या नहीं होगा, समझौते कौन कौन से हैं, बिजनेस क्या है, इसकी बात होती है। लेकिन भारत ने एक कदम आगे बढ़कर डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सहयोग की भी बात की। एक नया कूटनीतिक बेंचमार्क सेट कर दिया। क्या आप जानते हैं असल में इसका क्रेडिट किसे जाता है? इसका क्रेडिट जाता है ईवीएम को, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सी वाली? वोटिंग वाली, जिस पर बटन दबाकर आप लगातार भारत की लोकतांत्रिक ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया आप जानते हैं दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। उसी इंडोनेशिया ने आज भारत की ईवीएम को आगे बढ़कर स्वीकार किया है और यह संदेश दिया है कि जिस तरह से भारत विविधता और लोकतंत्र को साथ लेकर चलता है, उसी तरह इंडोनेशिया भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे बढ़ेगा। ईवीएम वाला ये समझौता क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए। 3 चीजें होंगी और हो सकती है। पहला तो यह कि भारत का चुनाव आयोग अपनी ईवीएम वाली जो टेक्निक है वो इंडोनेशिया के साथ साझा करे। कम समय में बड़े पैमाने पर जो ये मतदान होते हैं उसके चैलेंजेस कैसे हैं, उसका अनुभव और अनुभव से जुड़ी जानकारी आदान प्रदान करे। सोशल मीडिया के दौर में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की रणनीतियों पर भी दोनों देश जानकारी साझा कर सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में चुनाव कराना आप जानते हैं कितनी जटिल प्रक्रिया है। भाई, लोकतांत्रिक मुल्क है तो चुनाव होता होगा ना, लेकिन वहां पर चुनाव आसान नहीं है। इंडोनेशिया में चुनाव इसलिए आसान नहीं है क्योंकि 17,000 से ज्यादा छोटे छोटे टापू हैं। वहां पर एक साथ चुनाव होते हैं और अब तक वहां बड़े पैमाने पर ये जो चुनाव होते थे वो मशीन से नहीं होते थे, कागजी मतपत्रों का इस्तेमाल उसमें किया जाता था। तो नतीजे आने में लंबा वक्त लगता। बैलेट पेपर्स को नावों से, हेलीकॉप्टर से, दुर्गम रास्तों से हर आइलैंड, हर द्वीप पर पहुंचाना पड़ता था, फिर वापस उन्हें सुरक्षित लाना भी पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि चुनावी खर्च इससे कितना बढ़ जाता होगा। जाहिर है
भारत का सहयोग न केवल इंडोनेशिया के लोकतंत्र को हाईटेक बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के ईवीएम के साथ साथ हमारे डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की प्रतिष्ठा को भी एक नई ऊंचाई देगा। अब इसमें कोई जले तो जले, कोई दुखी हो तो हो, लेकिन जब वहां भारत की साख बढ़ रही है, ये ईवीएम पर किसी एक पार्टी का तो कंट्रोल है नहीं, किसी एक सरकार का तो कंट्रोल है नहीं। आगे आपको ये बताएंगे कि जिस भारतीय ईवीएम का दुनिया में डंका बज रहा है, उस पर विपक्ष को अपने देश के अंदर इतनी शंका क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूं। भारतीय ईवीएम को इंडोनेशिया में जो पहचान मिल रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले नेपाल, भूटान, नामीबिया भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले चुके हैं, वहां निर्यात की जा रही है। अच्छा, फिर मंगोलिया, मेडागास्कर, म्यांमार, कंबोडिया, फिजी, ये वो देश है जो भारत से वो इंक लगाते ना आप लोग हाथों पर, हम भी लगाते हैं, वो वाली इंक, वो स्याही जो है वो मंगवाते हैं भारत से, जो वोटिंग के दौरान आपकी उंगली पर लगाई जाती है और क्या खूबसूरती से ऐसे दिखाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे जैसे लोकतंत्र का सबसे महंगा गहना जो है आप ही की उंगली पर आया है, हीरे वाली अंगूठी की तरह। तो ये वो स्याही है जो इन अलग अलग मुल्कों में जाती है। और सिर्फ ये नहीं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो जा रही है और स्याही जा रही है, हमारे बहुत सारे अधिकारी, चुनाव आयोग के बहुत सारे जो अधिकारी हैं, कई देशों में जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर आते हैं। आयोग ने 2011 से अब तक अंदाजा लगा सकते हैं 141 देशों के 2977 चुनाव अधिकारियों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दी है कि नहीं? शानदार बात। फिजी, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, यहां के चुनावों के दौरान ऑब्जर्वर भी हमारे चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराए हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, भाई मैडम सब इतना बढ़िया चल रहा है, ईवीएम इतना तगड़ा है, बाकी देश हम पर इतना भरोसा करते हैं, तो फिर यही हिंदुस्तान में ईवीएम की इस तकनीक का विरोध क्यों करते हैं? दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तो लोकतंत्र की गवाही देनी जब होती है तो बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं भारत के इस पूरे के पूरे प्रोसेस का, और उसी ईवीएम पर देश के अंदर विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं, क्यों? अब ये बात तो सही है। कुछ आरोपों की लिस्ट भी आपके सामने रख देती हूं ताकि आपकी याद ताजा हो जाए। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग विपक्षी दलों ने, कभी कांग्रेस ने, कभी समाजवादी पार्टी ने, कभी तृणमूल कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी ने, जिस किसी ने भी हार का मुंह देखा उसने क्या किया? ईवीएम को आगे लाया। क्या क्या आरोप लगाया उसकी लिस्ट आप देख रहे हैं। कभी कहा गया कि सीक्रेट कोड के जरिए ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, कभी आरोप लगा बटन किसी का दबाओ वोट बीजेपी को जाता है, कभी किसी पार्टी ने कहा कि ईवीएम का सिस्टम तो पारदर्शी है ही नहीं, कभी आरोप लगे कि ईवीएम के जरिए वोटों में बड़ी धांधली हो रही है। यह कहकर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बदनामी की गई कि एक्सपर्ट की मदद से मशीन की चिप में गड़बड़ी की जाती है ताकि वोट का फायदा मिले। वैसे 2024 के चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन से ही एनसीपी के शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कई ऐसे बड़े लीडर थे जिनके सुर बदले क्योंकि जीते। सुप्रियो सूले, उमर अब्दुल्ला ने कहा ईवीएम को लेकर ये दोहरा रवैया ठीक नहीं है कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम, ये ठीक नहीं है। ईवीएम जब सही जब आप जीते, और जब आप हार जाएं तो कहें नहीं ये तो गलत है, मैं खेल ही नहीं रहा। साल 2024 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया था, पता है आपको? और ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम शानदार काम करता है, और जब आप चुनाव हारते हैं तो उसके साथ छेड़खानी हो जाती है। जस्टिस विक्रम नाथ ने वही बात कही जो काफी स्वाभाविक है। सारे तर्कों, आंकड़ों और तस्वीरों को देखते हुए आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है। देश की तरक्की में रुचि रखने वाले
भारत के हर नागरिक से मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे देश में करीब 97 करोड़ मतदाता है। देखा जाए तो दुनिया के किसी भी देश में इतने बड़े पैमाने पर और इतने सॉलिड तरीके से डिजिटल वोटिंग नहीं होती है। अमेरिका जैसे विकसित देश भी मतपत्रों यानी बैलेट पेपर से ही वोटिंग करवाते हैं और जलते हैं हमको देखकर। आज आप कह सकते हैं कि जिस तरह किसी देश के रसूख का या उसके रसूख को उसके पासपोर्ट की रैंकिंग से मापा जाता है, उसी तर्ज पर अगर कभी ईवीएम तकनीक और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के लिए ग्लोबल इंडेक्स तैयार होगा तो हैरान मत होइएगा, भारत इस ग्लोबल पोलिंग इंडेक्स में अव्वल और टॉप पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन रहेंगे वहीं कहां जहां अभी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कहां है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो 5 अहम समझौते वो तो आपको हमने बताए, लेकिन 20 जो समझौते हुए उसमें एक समझौता ऐसा है जिसने कट्टरपंथी लोगों के अंदर बेचैनी की जो मात्रा है ना उसको बढ़ा दिया है। क्योंकि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में वहां के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रेनोवेशन यानी जीर्णोद्धार का वादा कर दिया है। इस मंदिर का नाम जानना चाहेंगे? यस मैम। प्रम्बानन मंदिर। क्या नाम है? प्रम्बानन मंदिर। ये इंडोनेशिया में 1000 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है और त्रिमूर्ति हमारी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश उनको समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा वक्त के साथ जीर्ण शीर्ण हो गया, फिर इसका रेनोवेशन किया जाना था और उसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने उठाई है। कट्टरपंथियों के दिल का दर्द थोड़ा और बढ़ेगा जब ये बताऊंगी कि पीएम मोदी ने ये जो वादा है कि मैं इसका जीर्णोद्धार करवाऊंगा, इंडोनेशिया के आग्रह पर किया है। दरअसल इंडोनेशिया वो देश है जहां एक तरफ तो इस्लाम की अजान गूंजती है और दूसरी तरफ प्राचीन हिंदू मंदिरों को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इंडोनेशिया के जितने भी लोग हैं, हिंदू के मुस्लिम, हिंदू मंदिरों को किसी मजहब के चश्मे से वो नहीं देखते हैं, उसे वो अपनी सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता की अमूल्य धरोहर के रूप में देखते हैं। यही बात बहुत से लोगों को चुभती है। आपको याद होगा कुछ साल पहले पीएम मोदी की पहल पर यूएई में भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ था। 2019 में पीएम मोदी की यात्रा के बाद 2022 में बहरीन के क्राउन प्रिंस ने हिंदू मंदिर के लिए भूमि दे दी थी। कट्टरपंथियों के तो एकदम सांप लौट जाना ना, वो हो गया था। लेकिन अब मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश में एक हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार की बात से तो तकलीफ होगी ना। पीएम मोदी कल प्रम्बानन मंदिर को देखने जाएंगे, जहां आपको भारत और इंडोनेशिया के 2000 साल पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों की झलक दिखाई देगी। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि एक तरफ भारत में ऐसे लोग हैं जो सनातन के प्रचार प्रसार को लेकर पीएम मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में अपनी आध्यात्मिक पहचान इसे मान रहे हैं वो तमाम लोग, जबकि बड़ा मुस्लिम मुल्क है। अपने सबसे बड़े हिंदू मंदिर की विरासत को बचाने के लिए वो पीएम मोदी की मदद मांग रहा है मुल्क। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इस मंदिर के बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। ये जो आपको मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर है। राजधानी जकार्ता से लगभग 550 किलोमीटर दूर योग्याकार्ता में जावा द्वीप पर है ये।
प्रम्बानन मंदिर का निर्माण हुआ था 9वीं शताब्दी में, लगभग 850 ईस्वी में। तो उस हिसाब से ये मंदिर करीब 1175 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के शासकों ने हिंदू त्रिमूर्ति, कौन सी वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश के सम्मान में करवाई थी। बाद में उनके उत्तराधिकारियों, उनमें से एक रकई पिकातन, उनके शासनकाल में इसका विस्तार हुआ। उस दौर में जावा में हिंदू और बौद्ध दोनों राजवंशों का बहुत प्रभाव था। इस पूरे मंदिर परिसर में 240 छोटे छोटे मंदिर हैं, 8 प्रमुख मंदिर हैं। सबसे ऊंचा मंदिर भगवान शिव का है, जो लगभग 154 फीट ऊंचा है। साल 1991 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से निकले पत्थरों से किया गया। इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा भूकंप की वजह से नष्ट हो गया, जिसे अब भारत की मदद से दोबारा तैयार किया जाएगा। इस मंदिर को और बारीकी से अगर देखेंगे तो इसमें दक्षिण भारत के मंदिरों की आपको साफ झलक दिखाई देगी। भारत की कला और संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव इनमें दिखेगा। आज भी इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत का मंचन होता है। एक मुस्लिम देश में भगवान राम और श्री कृष्ण को आदर्श माना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इंडोनेशिया ने अपनी प्राचीन विरासत और संस्कृति को आज भी जिंदा रखा है। ये मजहब के चश्मे से नहीं देखा जाता। यहां पर इंडोनेशिया की पहचान में भारतीय संस्कृति की झलक के ऐसे ऐसे सबूत आज आपको दिखाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इंडोनेशियाई नौसेना का आदर्श वाक्य आप जानते हैं क्या है? जलेश्वेव जयामहे। ये संस्कृत भाषा में है और इसका अर्थ है समुद्र में हमारी विजय होती है। इंडोनेशिया का 20,000 रुपया जो नोट है ये आपके सामने है। थोड़ा सा इसे गौर से देखिए आप। आपको अपने भगवान दिखाई दे रहे हैं इसमें कहीं? गणेश जी। और एक और आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। 2008 तक तो चलन में ये वाला था जिसमें गणेश जी की तस्वीर दिख रही थी। रुकिए रुकिए, दोबारा पीछे जाइए। हाँ, ये वाली। हाँ रुकिए। नया जो नोट आया है ना, उसमें गरुड़ की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ऊपर देख रहे हैं आप? वो गरुड़ की तस्वीर है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस। अब लाइए वो स्लाइड। गरुड़ इंडोनेशिया, इसके ठीक ऊपर आपको देखिए एक लोगो सा दिखाई दे रहा है। वो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की आप उस वक्त तस्वीर देख रहे थे। इंडोनेशिया के शहरों में अर्जुन और श्री कृष्ण की प्रतिमाएं जगह जगह लगी हुई है ताकि पूरे देश में महाभारत और गीता का उपदेश फैलाया जा सके। और हमारे यहाँ सनातन की बात करने पर बहुत लोगों के हप करके मुंह फूल जाते हैं। उनको लगता है कि दूसरे मजहब को डराया जा रहा है, कमतर दिखाया जा रहा है। इंडोनेशिया अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का कितना ख्याल रखता है, इससे जुड़ी आपको तस्वीरें दिखाती हूं मैं। ये जो तस्वीर आपको अभी दिखाई दे रही है ना, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया की तस्वीर है। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। इस देश के मुसलमानों को भी ये तस्वीर देखनी चाहिए और जो मुसलमानों को डराते उनको भी ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया की तस्वीर है। यहाँ 2010 में खुदाई के दौरान आपको दिखी होगी एक झलक छोटी सी। ये देखिए, भगवान गणेश जी और शिवलिंग की वहां पर मूर्ति दिखी। एक तो शिवलिंग निकले और एक भगवान गणेश। ये मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी है। अच्छा मुझे बताइए क्या किया होगा? इस्लामिक मुल्क है, इस मूर्ति का क्या किया होगा उन्होंने? पूरी जमीन ही दे दी होगी। मैं बताती हूँ क्या हुआ। इन मूर्तियों के मिलने के बाद इंडोनेशिया की सरकार ने इन्हें अपनी धरोहर का हिस्सा मानकर यूनिवर्सिटी के परिसर में पूरे सम्मान के साथ स्थापित कर दिया। इंडोनेशिया सिर्फ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का फॉलोवर नहीं है, वो उसे महसूस करता है, उसे जीता है और बड़े फक्र के साथ।
24 करोड़ जो है वो कलमा गो है, लेकिन भगवान राम को अपना पूजनीय भी मानते हैं और केवल सांस्कृतिक विरासत के फॉलोअर नहीं है इंडोनेशिया के लोग। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जबरदस्त फैन हैं। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी की तारीफ में जो बातें कही, उसे सुनकर भारत के विपक्ष की तो भैया नींद उड़ जाएगी। राष्ट्रपति सुबियांतो ने सबसे पहले कहा कि आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन डोमेस्टिक इंडियन पॉलिटिक्स, यानी मैं भारत की आंतरिक राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन ये कहकर वो पूरी तरह से राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हूं। राष्ट्रपति सुबियांतो ने यह तक कह दिया कि उन्होंने 5 बार चुनाव लड़ा, 4 बार हार गए, फिर उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों को स्टडी करना शुरू कर दिया और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए। और इंडोनेशिया में जाने के बाद प्रधानमंत्री के इस दौरे में आप देखिए एक के बाद एक इंडोनेशिया में विपक्ष पर ही हमले हुए हैं। ईवीएम कमजोर कड़ी साबित हो गई विपक्ष के लिए। मजहबी तौर पर भी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण ये चलता रहता था, उसमें भी आप देखिए मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मदद मांग ली। और फिर आखिर में जाते जाते सिक्सर क्या कह गए कि मैं मोदी की नीतियों को स्टडी करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, इथेनॉल पर बात करनी। देखिए भारत में इथेनॉल आज टी फॉर ट्रेंडिंग रहा, टी फॉर ट्रबल भी रहा और टी फॉर टफ भी रहा। और टफ इसलिए बना दिया गया है क्योंकि इसके अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। इतना भ्रम फैला हुआ है, हर किसी की जुबान पर पेट्रोल और उसमें मिलने वाला 20% इथेनॉल चढ़ा हुआ है। बीते 24 घंटे में केंद्र सरकार के सोर्सेज ने यह साफ कर दिया है कि E25 पेट्रोल लाने की अभी कोई योजना उनकी नहीं है। अभी E25 पेट्रोल का ट्रायल रन चल रहा है। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती आम लोगों के लिए E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल ही मिलेगा। यह खबर तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि सरकार E20 के बाद E25 पेट्रोल लाने की तैयारी कर रही है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा। E20 पेट्रोल के विरोध को एजेंडा बनाने की भरपूर कोशिश हुई। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने मांग की कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E10, E20 और E0 सब उपलब्ध होना चाहिए। फैसला जनता का होना चाहिए कि वो अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डालना चाहती है, न कि सरकार डिसाइड करेगी। अब मुद्दा गरमाया तो सवाल उठा कि मामला भैया है क्या? आखिर इथेनॉल को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं और कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की वजह से माइलेज घट गया है। आपने भी बहुत बार सुन लिया होगी ये बात। यस मैम। E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, ये भी सुन लिया होगा। एथेनॉल बनाने में पानी इतना खर्च हो रहा है कि पूछिए मत। और फिर भी सरकार इथेनॉल को बढ़ावा क्यों दे रही है, ये भी सवाल उठा होगा। इस तरह के पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा कि E0, E10, E20 जनता तय करेगी कि क्या खरीदना है, ये सवाल भी उठा। इथेनॉल वाले कॉन्सेप्ट को लाया ही क्यों गया? सब तो ठीक चल रहा था, गाड़ियां भी चल रही थी, पेट्रोल भी मिल रहा था, महंगा भी नहीं किया था, तो चलने देते ना जैसा चल रहा था। ये भी मन में सवाल आया कि नहीं आया ये सवाल? तो सबसे पहले शुरुआत आखिरी सवाल के जवाब से ही करती हूँ, ठीक है? तो हुक्म सब ठीक नहीं चल रहा था, और क्यों नहीं चल रहा था मैं जरा आपको समझाती हूँ। पहले क्या करेंगे, बोर्ड बाबू को प्रणाम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि भारत में गाड़ियां कितनी हैं। ठीक है, सबसे पहले बाइक की बात करते हैं। अगर बाइक की बात करें, कितनी है? 20 करोड़। ठीक है, हाँ, आगे बढ़िए। ये तो बाइक। अब आ जाइए आप कार पर। कार कितने हैं? 2 करोड़
80 के आसपास, ठीक है, इतनी लगभग गाड़ियां हैं। और ये सारी ये जो दोनों मैं बता रही हूं, ये किससे चलती हैं? ये पेट्रोल से चलती हैं। और ये दोनों अकाउंट अगर मैं मिला दूं, डिजिट्स मिला दूं, तो लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल हर दिन खाती हैं। कितना? 10 करोड़ लीटर हर रोज। ये पेट्रोल कच्चे तेल से बनता है, रिफाइंड, आप तो जानते ही हैं। कच्चा तेल जो है उसका 85% हम कहां से खरीदते हैं? हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। मतलब ये हमारा खर्च बढ़ाता है। 85% हम बाहर से मंगा रहे हैं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए था, जल्दबाजी में गाड़ियों को कबाड़ा क्यों किया जा रहा है, उनको ये पता होना चाहिए कि भारत में 1 करोड़ 63 लाख पेट्रोल कार 2020 में थी। कितनी थी? 1 करोड़ 63 लाख पेट्रोल कार्स 2020 में। भारत में कानून है कि पेट्रोल कार ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक हम चला सकते हैं। फिर तो 20% एथेनॉल के इस्तेमाल के लिए हमें कितना समय लगता सारी की सारी गाड़ियां जाने में? ये जो अभी मैं आपको गाड़ियां बता रही थी, कितनी थी? 1 करोड़ 63 लाख पेट्रोल की जो गाड़ियां 2020 में बनी थी, इनको पूरी तरह से फेज आउट होने में 15 साल का वक्त चाहिए था। तो 15 साल का वक्त इस लिहाज से कितना हुआ? 2020 में 15 जोड़िए, कितना हो गया? 2035। 2035 तक इंतजार करती सरकार और फिर 20% एथेनॉल लेकर आती, तब जाकर ही गाड़ियां खत्म होती ना। क्या तब तक भारत 22 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल बाहर से मंगवाता रहे? या हम कोई धीरे धीरे अपना ऑप्शन तैयार करें? कौन सा ऑप्शन बेहतर है? 22 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल बाहर से मंगवाया जाए तब तक, या फिर एक अलग धीरे धीरे फेज में ऑप्शन तैयार किया जाए? ये मैं आप पर छोड़ती हूं, क्योंकि चीन जैसे देश कच्चे तेल से निर्भरता खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ गए हैं। यह सच है कि 2020 से पहले की गाड़ियों में पेट्रोल, खासकर पेट्रोल में 20% एथेनॉल अगर मिला है तो माइलेज कम हो रहा है। यह झूठ नहीं है, सरकार भी मान रही है। सरकार ने यह भी माना है, और क्या माना है वो भी आपको मैं बता देती हूं। ये जो माइलेज वाली पूरी कहानी है ना, माइलेज की पूरी कहानी को, इसको ऐसे समझिए कि अगर वो 2020 की गाड़ी है तो कितना कम होगा? 6% माइलेज कम होगा। मतलब अगर आप 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, अगर वो 10 का माइलेज देती है, अगर E20 नहीं डलवाए तो अगर ये 10 का माइलेज देती है तो कितना चलेगी? ये 100 किलोमीटर चलेगी। और अगर आप इसमें E20 वाला पेट्रोल डालते हैं तो ये चलेगी, 6% कम कर दीजिए, 94% चलेगी। माफ कीजिएगा, 94 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि पहले वो 100 किलोमीटर चल रही थी, अब उसमें आप 6% की कमी करेंगे तो 94 किलोमीटर। अब इससे देश का फायदा क्या है वो भी तो आपको समझना चाहिए। मतलब ये नुकसान कितना हुआ? 6% का हुआ। आपको ये बातें कटु और कड़वी लग सकती है, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये तो आपने देख लिया कि 6% का माइलेज गाड़ी का गिरता है। पहले 100 किलोमीटर चल रही थी 10 के माइलेज पर, लेकिन E20 डलवाने से वो खाली 94 किलोमीटर चलेगी। लेकिन इससे देश का क्या फायदा हो रहा है, अब उसे समझिए। आपको इथेनॉल वाले पेट्रोल का इस्तेमाल करके या इस्तेमाल करवा के भारत ने 2014-15 से लेकर अभी तक 1,90,000 करोड़ रुपए बचा लिए। ये पैसे भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के 1 साल के बजट के बराबर है। भारत ने 3,10,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल बचा लिया। इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण 9,30,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा हुई और किसानों ने 1,60,000 करोड़ रुपए कमाए। अब आप कहेंगे नुकसान हुआ ना हमारा,
लेकिन उस नुकसान के बदले, क्योंकि धीरे धीरे वो बेहतरी की तरफ भी जाएगा। आपको सीएनजी वाले दिन याद है ना? पहले तो खुद से हम उसे गाड़ी में अटैच करते थे, खुद ही अटैच कर लेते तो इंजन में बड़ी दिक्कत होती थी। फिर क्या हुआ, जब गाड़ियां बना कर उसे कंपनियां देने लगी तब दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहां अगर आप तुलना करेंगे, तुलनात्मक तौर पर नुकसान बड़ा हुआ कि फायदा बड़ा हुआ? जो बार बार ये कह रहा है कि सरकार जबरदस्ती इथेनॉल वाला पेट्रोल थोपकर हमारी गाड़ियों का कबाड़ा कर रही है, उसका फैक्ट भी तो जान लीजिए। भारत में जितनी कारें हैं उनमें से 54% मारुति सुजुकी कंपनी की है। और मारुति का यह दावा है कि 2025-26 में उनके पास 2,84,00,000 गाड़ियां सर्विसिंग के लिए आई। इनमें से 1,50,00,000 से अधिक गाड़ियां 3 साल से ज्यादा पुरानी है। मतलब E20 के हिसाब से उसका इंजन तैयार नहीं है। लेकिन इनमें से किसी कार में E20 पेट्रोल के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, माइलेज में 6% की गिरावट देखी गई, जो रिसर्च में पहले ही सामने आ चुकी थी। ऐसे ही दावे टोयोटा की तरफ से हुए, किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भी हुए। अब सोशल मीडिया और विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि कंपनियां जो दावा कर रही है वो झूठ है। सच तो हम बोल रहे हैं, इंजन पर असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में आरोपों को सीधा चैलेंज दे दिया और पूछा, ऐसी एक भी कार का नाम बताइए जिसमें इस ईंधन की वजह से कोई समस्या आई हो। नितिन गडकरी जो दावा कर रहे हैं उसके साथ कुछ आंकड़े भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों के इंजन खराबी की बातों में तथ्य कितना है। क्योंकि हुक्म, इस देश में क्रिसिल रिसर्च के अनुसार 2025 और 26 में सेकेंड हैंड कारों की बिक्री 9% बढ़कर 61 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जबकि 2024 और 25 में ये 56 लाख यूनिट भर ही थी। अब बताइए, अगर पुरानी कार के इंजन को E20 पेट्रोल खराब कर रहा है तो फिर सेकेंड हैंड कार का बाजार कैसे बढ़ गया? 5 लाख सेकेंड हैंड कार 2024 और 25 के मुकाबले ज्यादा बिकी। 2025 और 26 में ज्यादा बिकी ये सेकेंड हैंड कार 24 के मुकाबले। अब अगले सवाल पर आइए। कहा गया कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर से ज्यादा का पानी खर्च होता है। ये आपने भी सुना। फिर सरकार क्यों एथेनॉल पर जोर डाल रही है? तो हुक्म, फैक्ट ये है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड वाटर इस्तेमाल होता है। अरविंद केजरीवाल, उनके जैसे कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऑप्शन दीजिए, E20 पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल, E10 सबका ऑप्शन दीजिए। जिसको जो भरवाना होगा भरवाएगा। ये जनता की चॉइस होनी चाहिए। तो पहली बात, जब देश का लाखों करोड़ रुपया बच रहा हो, किसानों को मुनाफा मिल रहा हो, प्रदूषण कम हो रहा हो, तो फिर इस तरीके से, क्योंकि वो ट्रांजिशनल पीरियड है, क्या किया जाना चाहिए? रही बात ऑप्शन की, 10CL की एक रिपोर्ट है, IOCL माफ कीजिएगा, IOCL की रिपोर्ट ये कहती है कि XP100 पेट्रोल जिसमें इथेनॉल नहीं होता, उसकी डिमांड भारत में सिर्फ 5% है, क्योंकि बिना एथेनॉल के इस पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत 160 रुपए के आसपास है। ये महंगा है। बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल की कीमत 160 रुपए और 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल की कीमत 102 रुपए। जब 1 लीटर पर 58 रुपए बचेंगे तो लोग किसे चुनेंगे? जो सस्ता है उसी को। अब फिर से लौटकर 5वें सवाल पर आते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े बदलाव को इतनी रफ्तार से क्यों आपने थोप दिया? एक किस्सा सुनाती हूं आपको। 1973 में सीरिया, मिस्र और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई। इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन मिला। अरब देशों ने कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। दुनिया में कच्चे तेल का संकट पैदा हो गया। ब्राजील में कच्चे तेल के दाम जबरदस्त बढ़ गए। इसके बाद ब्राजील ने 1975 में प्रो अल्कूल प्रोग्राम चलाया
आज की तारीख में ब्राजील 100% इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन गया है। ब्राजील ने इथेनॉल की ताकत 70 के दशक में पहचान ली। भारत अब उस बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी बदलाव शुरुआत में परेशानी पैदा करता है क्योंकि कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालता है, लेकिन भविष्य में यही बदलाव इतिहास बनाता है, जैसे ब्राजील ने बनाया। और सरकार E25 लेने से पहले जरूर तमाम गाड़ी के मालिकों से और जो कंपनियां हैं उनसे बात करेगी, क्योंकि यहां पर यह भी देखना होगा कि लोगों को शिकायतें जो आ रही है उसका हल मिल रहा है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्लास है। आज की क्लास में नक्शा नहीं पढ़ेंगे, आज 2 कश्मीर की तकदीर पढ़ेंगे। दोनों तस्वीरों को साथ में दिखाती हूं। 2 कश्मीर है आपके सामने, ठीक से देखिए। कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? एक ही नक्शा है, एक जैसा आसमान है, आसमान को छूती पहाड़ियां, एक जैसी सफेद चकाचौंध करती खूबसूरत वादियां, मखमली घास, एक जैसी बहती झेलम और नीलम की धारा, ठीक है, और एक जैसी कड़कड़ाती ठंड। एक है पीओजे और दूसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कोई फर्क नहीं है दोनों में। और ये दोनों अलग अलग तस्वीर है, फिर बता दूं आपको, एक ही जगह की नहीं, दोनों अलग अलग तस्वीर है। फर्क ये है कि एक है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले भारत का कश्मीर और एक है पाकिस्तान के चंगुल में फंसा कश्मीर। भारत के कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से ट्रेन गुजर रही है, दिख रहा है ना। और उधर पीओके में अवाम सड़कों पर उतरकर क्या मांग कर रही है जानते हैं? आटा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तड़प रही है अपने हक के लिए, रो रही है। भारत के कश्मीर में कश्मीरी युवा हाथ में लैपटॉप लेकर, बस्ता लेकर नए स्टार्टअप के सपने बुन रहे हैं। और उधर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओके को पाकिस्तानी हुकूमत भुखमरी की भट्टी में झोंक रही है। भारत के कश्मीर में एम्स बन रहे हैं, IIT बन रहे हैं और चमचमाते एक्सप्रेसवे, जरा वो तस्वीर भी दिखाइए। और उधर पीओके में पाकिस्तान आतंकवाद के लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप खोलकर बैठा हुआ है। और सिर्फ आंकड़े दिखाती जाऊंगी अब, अभी तक तो तस्वीर देख रहे थे आप। पीओके की कुल जीडीपी करीब 55 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2026-27 में 33 बिलियन यानी 3,15,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई, ऐसा अनुमान है। यह पीओके से 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान ने पीओके के बजट में 16% की कटौती की है और यहां का बजट 1,938 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर का बजट बताऊं आपको, 1,13,767 करोड़ रुपए है। ये देख लीजिए आप। ये पीओके के बजट से कितना ज्यादा है जानते हैं? लगभग 60 गुना ज्यादा। पीओके में गरीबी, भुखमरी, गुर्बत है। ना पाकिस्तानी सरकार वहां फैक्ट्री लगा रही है, ना ही उससे जुड़ा कोई डेटा बता रही है। उधर भारत के जम्मू कश्मीर में कुल 1,729 से ज्यादा रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन गए हैं। 42 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जा रहे हैं। ये 2 अलग अलग कश्मीर की मैं आपको कहानी सुना रही हूं, बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा। 2024 में जम्मू कश्मीर 2,35,00,000 से ज्यादा पर्यटक देख चुका है, उनका इस्तकबाल कर चुका है। कितने? 2,35,00,000 से ज्यादा पर्यटक। जबकि वही खूबसूरती, वही पहाड़, वही झेलम पीओजेके में भी है। उसके बावजूद 2023 में सिर्फ 11,25,000 सैलानी वहां पहुंचे। जम्मू कश्मीर में कुल 298 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। पीओके में रेल लाइन है ही नहीं।
हमारे जम्मू कश्मीर में कुल 2035 किलोमीटर लंबा हाईवे नेटवर्क है। पीओके में कोई बड़ा हाईवे है ही नहीं। जम्मू और श्रीनगर में बड़े हाईवे हवाई अड्डे मौजूद हैं। पीओके में एयर कनेक्टिविटी है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी जम्मू, आईआईएम जम्मू, एम्स जम्मू, एनआईटी श्रीनगर, कई मेडिकल कॉलेजेस हैं। पीओके में है क्या कोई? एक बड़ा शिक्षा संस्थान तक नहीं है। यानी बिजली, सड़क, शिक्षा, हेल्थ, कोई सुविधा पीओजेके में नहीं है। अब एक सवाल पूछूंगी और सवाल चुभेगा, सवाल कड़वा लगेगा, लेकिन आज ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है। आज उन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों को जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानव अधिकार के ठेकेदार बनते हैं, मेरा सवाल उनसे है जो अक्सर एक रटा रटाया नैरेटिव लेकर आते हैं, जो लोग दिन रात ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमान को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, भारत में अल्पसंख्यक खुशहाल नहीं है। आज सच का सामना करने का हौसला रखिएगा। आज कागजी दावों को छोड़कर जमीनी हकीकत का आईना मैं दिखा रही हूं। आज दो ऐसे क्षेत्रों की तस्वीर आमने सामने रख रही हूं जो दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, जिनका भूगोल एक जैसा है, लेकिन तकदीर में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों जगह भारी तादाद में मुसलमान रहते हैं। पीओके से प्रदर्शन की तस्वीर आ रही है। पाकिस्तान परस गैंग को जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों है कि वहां के लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहा था एक पूरा का पूरा गैंग, चाह रहा था कि अमन के कबूतर उड़ाए जाए। ये अमन के कबूतर यहां उड़ाए जाए। देखिए, उस पूरे इकोसिस्टम को #ऑल आइज ऑन रफा का ट्रेंड तो बड़ा जल्दी चलाना था, लेकिन ऑल आइज ऑन पीओके ये कोई चलाएगा? सब चुप हो जाएंगे। ये इन हाथों पर क्या होगा? लकवा मार जाएगा। क्योंकि ये इकोसिस्टम अगर पाकिस्तान के इस घिनौने चेहरे को देश के आम मुसलमानों को दिखाएगा तो दुकान बंद हो जाएगी। दशकों से पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान को जो खोखला नैरेटिव बेच रहा था, आज उसकी धज्जियां उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म की इंतहा की, आतंक का राज कायम किया, वहां से खनन को लिया और बाकी पूरे पाकिस्तान में घुमाया। और जब उसके खिलाफ आंदोलन छिड़े तो लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। कश्मीर को अपनी जुगुलर वेन बताने का पाकिस्तान का ढोंग और मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है। मेरा सीधा सवाल पाकिस्तान के इन हुक्मरानों से है, 70 साल तक आप लोग कश्मीर के लोगों को क्या पाठ पढ़ा रहे थे? कौन सा झूठा और खोखला सपना बेच रहे थे? आजादी। आपने पीढ़ियों को गुमराह किया, लेकिन आज दुनिया आपसे पूछ रही है, जो कश्मीर 70 साल से आपके कब्जे में था, उन्हें क्या दिया आपने? आज पीओके का आम नागरिक आटे की एक एक बोरी के लिए तरस रहा है। भूखमरी के हालात वहां पर है, बिजली नहीं मिल पा रही है, अस्पताल और बुनियादी ढांचा नहीं दे पा रहे आप, और आप आजादी दिला रहे थे हमारे सिरमौर को। हद तो तब हो जाती है जब वही कश्मीरी अपने बुनियादी हक और सस्ती रोटी, बिजली और सब्सिडी के लिए आंदोलन करता है तो पाकिस्तान की हुकूमत उन पर बेइंतहा जुल्म ढाती है। पाकिस्तान में किस कदर लोगों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, कैसे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत हमारे सामने आ रही है, अब आपके सामने रखूंगी। 2010 जब पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में हुंजा नदी के पास भूस्खलन हुआ, हजारों लोग बेघर हो गए। एक नाम सामने आया, बाबा जान। बाबा जान ने बेघर 457 परिवारों की लिस्ट बनाई, सरकार से मुआवजे की मांग की, लेकिन 25 परिवारों को मदद नहीं मिली। बाबा जान ने उनके हक के लिए फिर से प्रदर्शन किया। उसके बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों को क्या दिया जानते हैं? गोली। कई लोगों की मौत हो गई।
और बाबा जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत केस दर्ज हुआ। करीब 9 साल जेल में रहने के बाद 2020 में उन्हें रिहा किया गया, लेकिन वहां के लोगों को हक अभी भी नहीं मिला है।